स्वागत में राहुल ओझा के साथ। केंद्रीय अल्पसंख्यक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच रिजिजू ने बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के अलावा गरीब और मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को न्याय प्रदान करना है। और चलिए सीधे आपको सदन की कार्यवाही में ले चलते हैं। कितने सालों तक वक्फ बोर्ड में बैठे वाले लोग आपस में तालमेल करके और ट्राइब्यूनल में मैटर दे देते हैं और ट्राइब्यूनल अपने तरीके से या पेंडिंग रख देते हैं या दूसरे तरीके से फैसला देते हैं। इसका चैलेंज आप किसी अदालत में नहीं कर सकते हैं। सर, लोकतंत्र में भारत जैसा महान देश में क्या ऐसा व्यवस्था इतने सालों तक चलना चाहिए? सर, वो गुमराह करे, वो ऐसा तरीका बनाया इन्होंने कि ट्राइब्यूनल सर ये इस तरह से आप लोग बात करके मेरा आवाज नहीं दबा सकते हैं। सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि सर तरीका ऐसा बनाया कि ट्राइब्यूनल का जजमेंट का रिव्यू नहीं हो सकता है। कितने कोर्ट में पेंडिंग है वो मैं अभी बताऊंगा। सर दूसरा इन्होंने संविधान का हवाला दिया। सर, इन्होंने संविधान का बार बार हवाला दिया। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था। सर, क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए? सर, जो मैं यूएई के बारे में बताना चाहता हूं, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, यहां से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था, और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया और बाकी जो भी करना था कर लिया। यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। और सर ऐसा कई केसेस है, मैं अभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूं, ये फैक्चुअल चीज है। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपका जमीन है, आप किसी को क्या करना चाहता है मैं उसको नहीं कह रहा हूं। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने अपना विल, अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए? सर, ये हमारा दायित्व है, ये इस सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, कोई भी हो, ये इस सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कमी है तो पूरा करना चाहिए। और आज जो ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसमें सारा प्रावधान रखा गया है। उसमें एक मैटर मैं बोलना चाहता हूं, लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या कहते हैं? सर, इसमें ऐसा प्रावधान था जिसको हम हटा रहे हैं आज के इस अमेंडमेंट के जरिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन में ऐसा था पुराने कानून में कि इतने साल तक आप अगर कोई अपील नहीं किया या उस समय उसका कुछ बीच में कुछ घटना हो गया या पुराने बहुत साल हो गए, अब लॉ ऑफ लिमिटेशन तो होना चाहिए ना सर, कहीं सीमा तो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ऐसा नहीं कर सकते। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है
और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था ये 1995 वक्फ एक्ट ने सर। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है? ऐसा हो नहीं सकता। हम कैसे एक्सेप्ट किया है इतने सालों तक? तो ये सर एक अच्छा समय है जो गलती किया है। ठीक है, इंसान से गलती हो जाते हैं और पार्टियों ने भी गलती किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टी ने। आज सुधरने का समय है तो हम सुधर ला रहे हैं। गलतियां हुई हैं लेकिन जो सुधरते समय कम से कम आप विरोध ना करें सर। और सर सेक्शन 108 स्पेशल प्रोविजन अंडर इवेक्यूएटिव प्रॉपर्टी एक्ट 1950 उसको सर हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि ऐसा सेक्शन हमारा देश का किसी कानून में, किसी भी स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना चाहिए सर। उसके बाद मैं कुछ ऐसा इश्यूज पे जाना चाहता हूं जिससे हमारे सारे सदन को सुन करके उनको कन्विंस होगा सर। सर आप सर इनको थोड़ा चुप करें, बीच बीच में इस तरह का कहना, सीनियर मेंबर है सर। अब हम सर बड़ा विषय पे जाना चाहता हूं सर। ये हमने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस किया है, मैं पुराने दिनों के बारे में नहीं कह रहा हूं, 2014 के बाद कितने लोगों से, हजारों लाखों लोगों से या तो मंत्रालय की ओर से जाके उनके साथ कंसल्टेशन किया या वो रिप्रेजेंटेशन लेकर के मंत्रालय में आए और उनके बात को हमने सुना है सर। पिछले एक साल के अंदर में, पिछले सिर्फ एक साल के अंदर में ऑनलाइन कंप्लेंट 194 कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इंक्रोचमेंट एंड इलीगल ट्रांसफर ऑफ वक्फ लैंड एक साल के अंदर में, और 93 कंप्लेंट अगेंस्ट वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स एंड 279 एक जनरल कंप्लेंट ये ऑनलाइन हमारे पास में पोर्टल में आया है। उसके बाद सर आज सर ये एक समुदाय का बात मुसलमानों को गुमराह करके यहां बात रखा जा रहा है। कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा और हमसे पहले भी कितने लोग मिले, और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर ये क्या बोहराज कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या? सर अहमदिया ये कम संख्या है इसलिए क्या उनका सोच, उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे सर? आगा खानी संख्या कम है क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर? एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसलमान के नाम से ये लोग एक तरफा, ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में सर। जो वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है, नाम मत बताना, नाम तो हम बताएंगे नहीं सर। मैं आप लोगों का पॉलिटिकल इशियर में खराब नहीं कर दूंगा। कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं नाम लेकर के इन एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। कंसल्टेशन का जहां तक आता है सर, सबसे पहले
बस हो गया सर। कंसल्टेशन हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है सर, ऑफिशियल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव से और इंडिविजुअल लेवल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है सर। मुझे इस मंत्रालय में आए हुए अभी लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन प्रोसेस हमारे से पहले जो मंत्री थे इस मंत्रालय के, सब लोगों ने बहुत बारीकी से समस्याओं का भी पहचान किया और कंसल्टेशन प्रोसेस भी बहुत ब्रॉड बेस किया है सर। कुछ कंसल्टेशन के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं सर। 2015 के बाद एक्टिव कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। ऐसा मत सोचिए ये 2024 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर के अचानक आया है, मत सोचिए। ये मैं आपको बताने वाला कितना एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कंसल्टेशन करके आज ये बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं सर। इसमें सर अलग अलग समुदाय के जितना मैंने नाम लिया सर, अहमदियास है, बोहरास, पसमंदास, आगा खानीज, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने पिछड़े मुसलमानों के अंदर में सबसे लेकर के 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओस और उनके और भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव सबसे बात शुरू किया है सर। 2015 में पटना में कंसल्टेशन प्रोसेस किया, फिर उसके बाद में 16 अप्रैल में नई दिल्ली में, फिर 12 तारीख अक्टूबर 2015 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका कंसल्टेशन का बैठक हुआ। उसके बाद 2015 में 11 नवंबर का दिल्ली में, फिर उसके बाद 7 जनवरी 2017 में फिर दिल्ली में, 8 मार्च 2018 दिल्ली में, इस तरीके से फिर 13 जुलाई 2023 में मुंबई में, उसके बाद 2024 जुलाई 23 में फिर लखनऊ में, उसके बाद फिर 7 नवंबर 2023 नई दिल्ली में सर। और ये जो प्रोसेस है लखनऊ यूपी में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है अखिलेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी है सर। आप मुख्यमंत्री रहे हैं वहां सर। 2023 जो लेटेस्ट कंसल्टेशन जो हुए हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं। इसमें सर जनरल पब्लिक जो आम मुसलमानों के साथ चर्चा हुई, क्योंकि हमारा मंत्रालय ने खुले मन से कहा कि इंडिविजुअल लेवल में भी आपका कोई इश्यू है, आप आ सकते हैं, आप बात रख सकते हैं, मंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ आप मिल सकते हैं। उस समय सर देखिए, संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है। किरेन रिजिजू बोल रहे थे और जेडीयू ने भी इसका समर्थन किया है। पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा कि हम इस बिल के समर्थन में हैं, यह मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हित में है बिल, विपक्ष गलत बातें फैला रहा है। माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायूर, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? वक्फ संशोधन बिल का जेडीयू के समर्थन किए जाने पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा है कि ललन सिंह के इस बयान से जेडीयू का मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आया है। वहीं बीजेपी ने जेडीयू के समर्थन का स्वागत किया है। कांग्रेस ने कहा कि जेडीयू की मजबूरी है कि बीजेपी के हर निर्णय में साथ दे। कांग्रेस का एक पुराना पाप था जिसे मोदी जी ने धोया है और धोकर के इस देश को बचाने का काम किया। दरअसल वक्फ में एक लैंड माफिया का गिरोह बन गया था जो इस देश को फिर से एक बंटवारे की तरफ लेके जा रहा था। धन्यवाद सभी सहयोगी दलों का जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नए बिल पर भाजपा का समर्थन किया और इससे मुस्लिमों का भी लंबे समय से मांग था कि इस बिल में संशोधन किया जाए। वक्फ बिल पर जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह ने जो बातें कही, जनता दल यूनाइटेड का
मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा खुल करके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर जनता दल यू काम करती है। मुखौटा है भाजपा का जनता दल यू। वक्फ बोर्ड बिल में शक्तियों को कम करना, प्रक्रियाओं को अलग दिशा देना और उस वक्फ बोर्ड की जमीन को कैसे हथियाया जाए, इसके लिए बिल है। जहां तक जदयू के द्वारा समर्थन की बात सामने आई है, तो जदयू तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के हर निर्णय को मदद करेगी। वो जदयू की अपनी कोई अहमियत तो है नहीं, बीजेपी के हर स्टैंड को सपोर्ट करेगी। वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी की जो मंशा है वो पहले से ही संदेह के घेरे में रहा है। अब चूंकि नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी जदयू के साथ, पूरी जदयू बीजेपी के साथ हो गई है, सरकार में शामिल है, तो स्वाभाविक है जदयू और नीतीश जी, उनकी पार्टी बीजेपी के हर उस कदम का समर्थन करेगी। रामभद्राचार्य महाराज का वक्फ संशोधन बिल पर बयान आया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। महाराज जी, ये विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि हम उसका विरोध करेंगे। क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं और गवर्नमेंट को किस तरह से बदलाव करना चाहिए? विपक्ष तो देखिए विरोध करेगा ही, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष होता हो तो हिंदुओं का विरोधी है ही, वो भारत विरोधी है। मैं तो कहूंगा विपक्ष नाम है वो जयचंद्र, सब जयचंद्र के वंशज हैं। लिख लो मेरा वक्तव्य भी, सब जयचंद्र के वंशज हैं, किसी को भारत से लेना देना। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान आया है। उन्होंने इससे वक्त की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि अगर विरोध है तो डिबेट करें। देखिए, इस हित का संरक्षण और जो हैरेसमेंट है उसका समाधान, ये वक्फ के जो सुधार के लिए बिल आ रहा है, मैं मानता हूं कि ये वक्त की भी जरूरत है, वक्त की भी जरूरत है, और इसीलिए मैंने कहा कि जो समाज का हित है उसका संरक्षण होना चाहिए और जो हैरेसमेंट है उसका समाधान होने की आवश्यकता है। इस पर जो है वो डिबेट हो, डिस्कशन हो, डिसीजन हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटीज में हो, लेकिन मैं मानता हूं कि ये वक्त के लिए भी बेहतर होगा और वक्त के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन सर, मैं जिस तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के सांसदों से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। देखिए, इसमें कौन सी अपीजमेंट है? आज जो है वो इतने वर्षों से इतनी लंबी प्रॉब्लम को जो है वो जो से लंबित किया गया, रखा गया था, उसका समाधान हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे किसी तरह का जो है वो सियासत करने की जरूरत है। और जहां तक सवाल है वो तो ओपन है, आप इस पे डिबेट करिए, डिस्कशन करिए। और मैं तो जो खुद मोदी जी हमेशा चाहते हैं कि सभी बिलों पर जो है वो चाहे पार्लियामेंट पे डिबेट डिस्कशन हो, चाहे जो है वो जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उस पर डिबेट डिस्कशन हो, और डिटेल डिस्कशन के बाद उस पर एक बेहतर डिसीजन होना चाहिए, जो कि वक्त की भी जरूरत है और वक्त की भी जरूरत है। भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले से पहले ही अयोग्य हो गई, क्योंकि उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा निकला। विनेश के वजन ज्यादा निकलने पर देश में उनको लेकर प्रतिक्रियाएं आने लगी, लेकिन असलियत ये है कि इस वजन को मेंटेन करने के लिए विनेश ने कड़ी मेहनत की थी। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए विनेश फोगाट की मेहनत। महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से भारत की पहलवान बेटी को गोल्डन मुकाबले से बाहर होना पड़ा है। ये खबर हर हिंदुस्तानी के लिए हैरान करने वाली है। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की खबर आते ही लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। लोग कहने लगे कि 100 ग्राम वजन क्या होता है, ये तो आसानी से कम किया जा सकता था। किसी ने कहा कि ये विनेश के कोच की लापरवाही है, तो किसी ने विनेश की टीम के डॉक्टर को दोषी ठहराया। वहीं किसी ने विनेश फोगाट पर ही लापरवाही का आरोप लगा दिया। लेकिन असल सच्चाई क्या है और 100 ग्राम से हार की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो हम आपको बताते हैं। पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के बाद आपको भी विनेश फोगाट पर फक्र होगा। यूं तो विनेश फोगाट का सामान्य वजन 57 केजी है। इस बार 50 केजी वेट कैटेगरी में आने के लिए विनेश ने बहुत मेहनत की। कल सुबह मुकाबला शुरू होने से पहले विनेश का वजन 49.9 केजी था, यानी वो मुकाबले के लिए फिट थी।
लेकिन कल रात में तीसरा मुकाबला जीतने के बाद उनका वजन 52.7 केजी हो गया। कल 3 मुकाबले खेलने के लिए विनेश ने बहुत हल्का भोजन लिया था। देर रात तीसरे मुकाबले के बाद विनेश का वजन बढ़कर 53 केजी हो गया। इसके बाद विनेश फोगाट अपना वजन घटाने में फौरन जुट गई। कल रात भर विनेश ने पानी की एक घूंट तक नहीं ली और न ही भोजन का एक निवाला लिया। पूरी रात विनेश जागती रहीं और वजन घटाने में जुटी रहीं। विनेश ने रात में कई बार स्टीम बाथ लिया। सभी कोशिशों के बाद भी आज सुबह उनका फाइनल वजन 50.1 केजी था, यानी अभी भी विनेश का वजन तय वेट कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा था। अब विनेश के पास वजन घटाने का वक्त ही नहीं बचा था। आखिरकार विनेश के लिए 50 केजी वजन बरकरार रखना नामुमकिन हो गया। पेरिस टाइम के हिसाब से आज सुबह 7:15 से 7:30 बजे के बीच उनका वजन मापा गया। विनेश का वजन 50.1 केजी पाया गया, जिसके बाद उन्हें गोल्डन मुकाबले के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। आईओसी के नियमों के मुताबिक वजन के समय वेट कैटेगरी से ज्यादा वजन वाला कोई भी पहलवान अंतिम स्टैंडिंग की सूची में सबसे नीचे चला जाता है। आईओए यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने भी बयान जारी कर कहा कि रात भर टीम ने पुरजोर कोशिश की, फिर भी आज सुबह 50 केजी वेट कैटेगरी। बढ़िया के मुंगेर में लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है। कई जगहों पर कटाव की स्थिति विकराल रूप ले चुकी है। गंगा किनारे बसे गांव और दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में गंगा के रौद्र रूप से डर समाने लगा है। आपदा विभाग के अनुसार गंगा का जलस्तर 37.78 दर्ज किया गया है, जो डेंजर लेवल से 39.33 है। बता दें कि दियारा वासियों ने बताया कि उनके गांव के चारों तरफ पानी आ गया है। हाल ठीक है, मिला जुला के पानी बढ़ रहा है। चारों बगल घेर लिए, 1-2 दिन में गांव डूब जाएगी। अच्छा। अगर बाद पानी आ जाएगी तो यहाँ नाव व्यवस्था है। अच्छा, कितना पानी है चारों तरफ? चारों तरफ पानी रखिए, जो खाली गाँव ही बचल हुआ है, वो हम बांध तान घेर ले हैं। हाल क्या है कि पानी सगरो होल है। थोड़ा बहुत अभी घर बचल है, न चौबगली पानी घेर लेते हैं। जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया? कुछ व्यवस्था अभी कोई व्यवस्था नहीं। अब कैसे आते जाते हैं? कैसे आते जाते हैं कि ना हेल्प करके आते हैं। 10 रुपया भाड़ा दे के आवे ले जाए। 10 रुपया भाड़ा दे के आवे ले जाए। कितना पानी अभी गांव में है, हल्का पानी डाँड़ भर जाए। चारों ओर पानी घेर लिया है, सीता में से घेर लिया पानी। गाँव तनी सुखल है, तो चारों ओर मैंने पानी घेर लिया है। धिया पुता के साधन नहीं है। गंगा में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से जिला प्रशासन ने कोई व्यवस्था अभी कोई व्यवस्था नहीं करा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।